नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनीत शर्मा आज आपके सामने वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में लेकर आई हूँ CAA, NPR और NRC के बारे में संक्षिप्त जानकारी। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 क्या है। विद्यार्थियों, नागरिकता संशोधन विधेयक जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा जाता है कि 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास कर दिया गया था और इस बिल का उद्देश्य था विद्यार्थियों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदाय कौन से हैं? हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। ये जो 6 समुदाय हैं, इनके शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन 6 समुदायों में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया और कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। विद्यार्थियों, भारत एक सेकुलर, संप्रभुता संपन्न, शांतिप्रिय देश है और पूरी दुनिया में विविधता में एकता का परिचय देता है और शायद यही कारण है विद्यार्थियों कि कई देशों के नागरिक भारत की नागरिकता पाने के लिए आतुर रहते हैं और ये CAA 2019 चर्चा में चारों ओर रहा। और इस लेख के अंतर्गत और इस वीडियो के अंतर्गत हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि CAA 1955 किस तरह से भिन्न है। विद्यार्थियों, 2019 का जो CAA है उसके अंतर्गत सिर्फ मुस्लिमों को पृथक रखा गया है, बाकी 6 समुदायों को इसमें शामिल किया गया है और भारत में इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 क्या कहता है, इसके बारे में हम जानते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को बताता है। 5 शर्तें क्या हैं इसके अंतर्गत हम जानते हैं, जैसे जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। इस अधिनियम में 7 बार संशोधन किया जा चुका है। नागरिक संशोधन विधेयक 1955 में प्राकृतिक रूप से नागरिकता हासिल करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य था, जो कि बाद में घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। विद्यार्थियों, नागरिकता संशोधन विधेयक के अंतर्गत मुख्य फीचर्स 2019 में क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी व्यक्ति को OCI कार्ड दिया जा सकता है यदि वह भारतीय मूल का है, जैसे भारत के पूर्व नागरिक या उनके वंशज यहाँ भारतीय मूल के व्यक्ति के हो या उनके जीवन साथी हो। 2019 का एक्ट OCI कार्ड को यह सुविधा देता है कि वे भारत में यात्रा करने, देश में काम करने और अध्ययन करने के अधिकारी हैं। अब ये OCI कार्ड क्या है? विद्यार्थियों, OCI कार्ड का मतलब है भारतीय विदेशी नागरिकता, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो होल्डर हैं OCI कार्ड के, वो भारतीय मूल का व्यक्ति है जिसने भारत में प्रवास करके किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। वह भारत का नागरिक नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन उसे क्या प्राप्त होगा? उसे ये सुविधा दी जाएगी कि वह भारत में यात्रा कर सके, देश में काम कर सके, अध्ययन कर सके। ये सारी सुविधाएं उसे दी जाएंगी। नागरिकता अधिनियम 2016 में यह प्रावधान था कि किसी OCI कार्ड धारक का कार्ड इन 5 कारणों से रद्द किया जा सकता है। कौन से 5 कारण है इसमें? धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना है, संविधान के प्रति अरुचि दिखाना है, युद्ध के दौरान शत्रु से दोस्ती बढ़ाना है, भारत की संप्रभुता, राज्य सार्वजनिक हित की सुरक्षा से खिलवाड़ करना है। OCI कार्ड के रजिस्ट्रेशन मिलने के 5 सालों के भीतर उसे 2 साल या अधिक कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इस एक्ट में परिवर्तन कर देता है। इसमें यह प्रावधान जोड़ देता है कि यदि OCI कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है। तीसरी बात क्या आती है इसके अंतर्गत कि नागरिकता संशोधन विधेयक या अधिनियम 2019 कहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर अवैध प्रवासियों को प्रवेश की तारीख 31 दिसंबर 2014 से पहले
से भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी बात क्या आती है इसके अंतर्गत कि उनके अवैध प्रवास के संबंध में उसके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद हो जाएगी। अवैध प्रवास के संबंध में जो भी कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है वो सब बंद हो जाएगी। हालांकि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। चौथी बात इसके अंतर्गत आती है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में यह प्रावधान था कि प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनी, पारसी और ईसाई को कम से कम 6 वर्ष भारत में रहना चाहिए। लेकिन नया बिल इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर देगा, अर्थात वे भारत में रहने के 5 सालों के बाद ही भारत के नागरिक बन पाएंगे। तो ये थे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कुछ प्रावधान जो कि 3 देशों के 6 समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता देते हैं। विद्यार्थियों, हालांकि कुछ लोग ऐसा तर्क दे रहे हैं कि संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। इस कारण से, किससे? CAA 2019 के कारण जो है संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है। यह किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। अब उम्मीद है कि सरकार सभी पक्षों की बात सुनने के बाद सही फैसला लेगी। ये हमें उम्मीद है कि सभी की बातों को मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय किया जाएगा। अब बात आती है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? NPR। NPR क्या है? विद्यार्थियों, भारत सरकार ने देश की सभी योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भारत के सभी नागरिकों का एक डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया। इसके द्वारा नागरिकों की सही पहचान की जा सकेगी, जिससे कई प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोका जा सकता है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार RGI द्वारा रखा जाने वाला एक व्यापक पहचान डेटाबेस है। अब आपको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के विषय में जानकारी दी जा रही है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR के अंतर्गत क्या आता है। NPR के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार से बच्चों कि केंद्र की सरकार नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विद्यार्थियों कैबिनेट में अहम बैठक का समय समय पर आयोजन किया जा रहा है और इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार 2021 की जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने पर फैसला ले सकती है। वर्ष 2021 की जनगणना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो सकती है। NPR अर्थात राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जनगणना का हिस्सा है। जनगणना से पहले इसे अपडेट किया जाता है। पहली बार NPR रजिस्टर वर्ष 2010 में तैयार हुआ था और अब 10 साल बाद फिर से इसे अपडेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार को साल 2021 तक जनगणना के पूरे आंकड़े एकत्र करना है, जिसके कारण NPR पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णय होगा कि NPR पर कार्य अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगा या नहीं होगा। ठीक है। NPR का फुल फॉर्म क्या है? वर्ष 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 क में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय रजिस्टर NRIC में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अर्थात भारतीय नागरिक के राष्ट्रीय रजिस्टर NRIC एक राष्ट्रीय डाटा है। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR का सृजन NRIC तैयार करने की दिशा में एक पहला कदम है। ठीक है। नागरिकता का सत्यापन करने के लिए NPR का प्रयोग किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया NPR के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी। ये सिर्फ क्या है? जनसंख्या का डेटाबेस है जिसे तैयार किया जाता है हर 10 साल के अंतराल में, और अब ये तैयार किया जाएगा अप्रैल 2020 के, लेकिन 1 अप्रैल 2020, लेकिन कोविड-19 के दौरान इसमें कुछ दुविधाएं आ रही हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसके अंतर्गत अभी कार्य नहीं हुआ है। इसलिए सभी सामान्य नागरिकों के लिए NPR के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है
और एनपीआर का फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर है और हिंदी में फुल फॉर्म है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। विद्यार्थियों, एनपीआर में नई जानकारियां जोड़े जाने का भी प्रस्ताव किया गया है। सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। ठीक है, सरकार को 2021 तक जनगणना के पूरे आंकड़े जुटाने हैं, जिसके कारण नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर समय समय पर कैबिनेट की बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। एनपीआर में भारत के निवासियों से 15 जानकारियां मांगी जा रही हैं। जनगणना के डाटाबेस का अपडेट किया जाएगा। इसके अंतर्गत जानकारियां एनपीआर के लिए व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया और उसका संबंध, उनके माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा होने पर पति पत्नी का नाम, लिंग, जन्म स्थान, नागरिकता, वर्तमान पता, पते पर रहने की अवधि, स्थायी पता, पेशा, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी देनी होगी। और इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों अन्य कुछ और बातें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार से संबंधित जानकारियां भी मांगी जा सकती हैं। विद्यार्थियों, इसके साथ ही यह भी पूछा जा सकता है कि आप जहां रह रहे हैं वहां क्या 6 महीने से रह रहे हैं, क्या आगे 6 महीने तक रहने की संभावना है, मतलब आप इस स्थान पर कितने समय तक आप यहाँ पे रहेंगे। एनपीआर की आवश्यकता क्या है? विद्यार्थियों, एनपीआर और एनआरसी में भिन्नता है। एनआरसी के अंतर्गत देश में अवैध नागरिकों की पहचान करना है, वहीं एनपीआर के अंतर्गत 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले किसी भी निवासी को एनपीआर में आवश्यक रूप से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि देश के किसी हिस्से में 6 महीने से रह रहा है तो उसे भी एनपीआर में दर्ज होना होगा और एनपीआर के माध्यम से लोगों का बायोमेट्रिक डेटा तैयार कर असली लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर का उद्देश्य क्या है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से बच्चों कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और व्यक्ति की पहचान की जा सके कि वह व्यक्ति कौन है, कितने समय से रह रहा है, उसका स्थायी पता क्या है, उसका कारण क्या है, वो वास्तव में भारत का नागरिक है या नहीं है, ये सभी चीजें जानकारी जो है इसमें ली जाएगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के द्वारा देश की सुरक्षा में सुधार किया जाएगा, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सहायता प्राप्त होगी, देश के सभी नागरिकों को एक साथ जोड़ा जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें? एनपीआर के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार हो जाएगा और इस डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ बायोमेट्रिक विवरण भी दर्ज किया जाएगा। एनपीआर की प्रक्रिया 2010 और 2015 में 2 चरणों में आयोजित की गई थी और एनपीआर में सामान्य नागरिक को इस प्रकार से परिभाषित किया कि जो व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र में 6 महीने या उससे अधिक समय निवास कर रहा है तो वह एनपीआर में पंजीकृत के लिए आवेदन कर सकता है। असम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में लोगों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह भी किया जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, एनपीआर के विषय में जानकारी उपलब्ध कर ली और यदि इस जानकारी संबंधित आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है तो इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझावों का भी हम इंतजार करेंगे और हम इसके बारे में और आपसे चर्चा करेंगे। अब एनआरसी क्या है? एनआरसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो काफी संख्या में दोनों तरफ से शरणार्थियों का स्थानांतरण हुआ और विभाजन के दौरान काफी संख्या में लोग आसाम में पूर्वी पाकिस्तान चले गए, परंतु उनकी जमीनें और संपत्तियां असम में ही थी, जिसके कारण इनमें से कई लोगों का भारत में आना जाना लगा रहा। इसका परिणाम यह हुआ विद्यार्थियों कि मूल भारतीय नागरिकों और अवैध शरणार्थियों के बीच ये जानना मुश्किल होने लगा कि यह व्यक्ति भारतीय है या नहीं है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1951 में 1951 में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी तैयार किया। अब इसके बारे में जानते हैं कि एनआरसी है क्या। एनआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स।
हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। एनआरसी के बारे में हम जानते हैं। एनआरसी अर्थात नेशनल सिटीजन रजिस्टर असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए बनाई गई एक सूची है, जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, और इस प्रक्रिया के लिए 1986 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन कर असम के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए। इसके अंतर्गत रजिस्टर में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए गए जो 25 मार्च 1971 के पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया। असम जो है देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां एनआरसी लागू है। राज्य में पहली बार नेशनल सिटीजन रजिस्टर वर्ष 1951 में बना और उस समय की नई जनगणना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को राज्य का नागरिक माना गया और इसके बाद बीते कुछ सालों से राज्य में एक बार फिर उसे अपडेट करने की मांग भी की गई। दरअसल पिछले कई दशकों से राज्य में पड़ोसी देशों, खासकर बांग्लादेश से ही हो रही अवैध घुसपैठ से वहां जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने लग गया और इसके कारण वहां के लोग एनआरसी अपडेट करने की मांग कर रहे थे। अब एनआरसी से जुड़े हुए घटनाक्रम क्या है? 1951 पहली बार एनआरसी तैयार किया गया। मतलब महत्वपूर्ण इसके अपडेट्स जो हैं, हम बिंदु जो है इसको एक बार देख लेते हैं। 1951 में पहली बार एनआरसी तैयार किया गया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में प्रवेश। 1970 से 80 के बीच में असम में जनांकीय परिवर्तन और परिणाम स्वरूप अवैध शरणार्थियों और राज्य के निवासियों के बीच सामाजिक जातीय वर्ग संघर्ष शुरू हो गया। 1979 और 85 ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू के नेतृत्व में असम विद्रोह शुरू हो गया और इसको ऑल असम गण संग्राम परिषद का भी समर्थन मिला। 1985 असम समझौते पर हस्ताक्षर और 1951 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का अद्यतन किया गया। 2012 और 13 सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ और केंद्र सरकार को एनआरसी को अपडेट करने का दिशा निर्देश मिला। 31 अगस्त 2019 एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई और करीब 19 लाख लोग बाहर हुए। एनआरसी में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया। एनआरसी लागू करने की आवश्यकता क्या पड़ी? सरकार ने असम में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों को निकालने के लिए विद्यार्थियों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अर्थात एनआरसी अभियान चलाया और दुनिया के सबसे बड़े अभियान में से ये एक था। इस अभियान के अंतर्गत अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहले पहचान की जाएगी और फिर उन्हें वापस देश भेज दिया जाएगा। जैसे ही असम में इस समय लगभग 50 लाख बांग्लादेशी जो हैं गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जो हैं कई दशकों से गड़बड़ा रही हैं। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय है, कौन नहीं है, और यदि वह व्यक्ति भारतीय है तो उन्हें समान रूप से सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक भारतीय को प्राप्त होने चाहिए। नागरिकता की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या हैं? एनआरसी की सूची जारी होने के बाद वह किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। ऐसी स्थिति में राज्य में हिंसा का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे लोग काफी लंबे समय से असम में निवास भी कर रहे थे। भारतीय नागरिकता समाप्त होने के बाद वह न तो पहले की तरह वोट दे सकेंगे और न ही इन्हें किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा। अपनी ही संपत्ति पर इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। जिन लोगों के पास स्वयं की संपत्ति है वे दूसरे लोगों का निशाना बनेंगे। अब विद्यार्थियों, अब इसमें हम संक्षिप्त रूप में हम ये जानते हैं कि यहाँ पे CAA बारे में NPR और NRC इन तीनों में बिल्कुल डिफरेंस किया गया है। आपको संक्षिप्त रूप में शॉर्ट में समझने के लिए इनमें बिल्कुल क्लियरली अलग अलग किस प्रकार से है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो, इसके लिए मैंने आपको ये चार्ट बना करके इसमें बताया है CAA, NPR और NRC के बारे में। CAA जिसके बारे में हमने जाना जो 2019 में आया, 9 दिसंबर 2019 को आया, और इस बिल का उद्देश्य क्या है
कि 6 समुदाय, कहाँ के? पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के, इन शरणार्थियों को शामिल किया जाएगा नागरिकता के अंतर्गत, और मुस्लिम संप्रदाय को इसमें पृथक किया गया है और राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। अब एनपीआर क्या है? एनपीआर जैसे कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारतीय नागरिकों का डेटाबेस है। इसमें नागरिकों की जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता आदि संबंधी जानकारी इसमें दी जाएगी और देश में योजनाओं को बनाने के लिए इस रजिस्टर का अधिक से अधिक काम पड़ता है। इसलिए सभी नागरिकों के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना आवश्यक है। एनआरसी, जैसा कि अभी मैंने चर्चा की आपके साथ, एनआरसी नेशनल सिटीजन रजिस्टर है असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए, जिसके अंतर्गत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे जो अप्रवासी, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनकी पहचान करना। इस प्रक्रिया के लिए 1986 में सृजन एक्ट में संशोधन किया गया था और असम के लिए विशेष रूप से इसमें प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत रजिस्टर में उन्हीं लोगों का नाम शामिल किया जाएगा जो 25 मार्च 1971 के पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज हैं या पूर्वज हैं या उनसे कोई संबंधित हैं, किसी ना किसी प्रकार की रिलेशंस हैं। तो इन तीनों को CAA, NPR, NRC, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग अपना अर्थ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, NRC और CAA के बीच में एक बार अंतर और हम जान लेते हैं। NRC में भारत में घुसने वाले विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करता है, विदेशी घुसपैठियों को नागरिकता छीनता भी है और CAA के माध्यम से विदेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, मतलब NRC में भारत में जो घुसने वाले जो घुसपैठी हैं, अवैध प्रवासी हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा और CAA के माध्यम से क्या होगा, जो अवैध प्रवासी हैं, जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। दोनों ही बातें इसके अंतर्गत आती हैं। NRC के माध्यम से उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा जो 24 मार्च 1971 को या फिर इससे पहले से भारत के नागरिक हैं, जबकि CAA में क्या है, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में आए थे। NRC का धर्म का धर्म कोई लेना देना नहीं है, अर्थात जो भी विदेशी हैं, मतलब जो अवैध प्रवासी हैं, उसे बाहर जाना होगा। जैसे NRC में बंगाली हिंदू भी विदेशी घोषित कर दी जाएंगी। लेकिन CAA में क्या है, मुस्लिमों को छोड़कर अन्य 6 समुदायों को इसमें शामिल किया गया, नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। NRC मुख्य रूप से बांग्लादेश में आने वाले घुसपैठियों के बाहर निकालने के लिए लागू किया गया, जबकि CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है और मुस्लिमों को इसमें पृथक रखा गया है। NRC को अभी केवल असम राज्य में लागू किया गया है, जबकि CAA के जो प्रावधान है पूरे देश में लागू है। NRC का विरोध सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं, जबकि CAA का विरोध मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि NRC से सभी धर्मों के लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि CAA में केवल मुस्लिम समुदाय के विदेशियों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 में ये प्रावधान नहीं है कि वर्तमान में भारत के नागरिक मुस्लिम भाइयों को विदेशी ठहरा दिया जाए। कुछ लोग यही भ्रम फैलाकर देश के सौहार्द को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमने जाना CAA के बारे में, NPR के बारे में, NRC के बारे में, ये हमने संक्षिप्त जानकारी आपको दी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद और नमस्कार।